आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित था और मैंने उसमें ही बोला था कि मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगी। पर मुझे लगता है अपवर्तन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपवर्तन को भी दो भागों में तोड़ दिया है, पार्ट ए पार्ट बी, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये मेरा अपवर्तन का पहला पार्ट है। तो इसमें मैं बताऊंगी आपको अपवर्तन की क्रिया के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब भी प्रकाश किसी भी तल से टकराती है तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों क्रियाएं होती हैं, अर्थात कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाता है और कुछ जो है अपवर्तित हो जाता है। कभी भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि 100% परावर्तन होगा और 100% अपवर्तन होगा। यदि किसी में परावर्तन ज्यादा होता है तो हम कहते हैं यहाँ पे परावर्तन की क्रिया हो रही है, क्योंकि अपवर्तन बहुत आंशिक रूप से हो रहा होता है। और यदि किसी में अपवर्तन ज्यादा हो रहा होता है तो हम उसको कहते हैं यहाँ अपवर्तन की क्रिया हो रही है। तो ध्यान रखें, परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही क्रियाएं अवश्य होती हैं जब भी प्रकाश किसी तल से टकराता है। तो अपवर्तन क्या है? ऐसा है, हम लोग बात कर चुके थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो किसी एक समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, परंतु जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब एक माध्यम में चलती है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जैसे ही वो माध्यम बदलती है तो उसके रास्ते में, उसके पाथ में, उसके पथ में विचलन आ जाता है। इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन को दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे तो चित्र बना हुआ है, ये मान लीजिए हमारा तल है जिस पर प्रकाश की ये किरण आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है। ये मैंने अभिलंब बना रखा है, पहले ही पता है आपको अभिलंब क्या होता है, तल पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा। तो ये कोण हो गया आपतन कोण और ये हमारी अपवर्तित किरण है। इसी तरह यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अपवर्तन को पहले समझाने से पहले जरूरी है जानना सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। कोई भी माध्यम प्रकाश के लिए सघन माध्यम तब कहलाता है जब उसमें प्रकाश की चाल थोड़ी कम हो जाए। हमेशा ये सापेक्ष रूप में बात की जाती है। और विरल वो माध्यम कहलाता है जब प्रकाश की चाल पिछले माध्यम की अपेक्षा अधिक हो जाए। तो और सघन माध्यम हम कैसे पता लगाते हैं? सघन माध्यम में जो प्रकाश की किरणें हैं वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब के पास आ जाती हैं, और जबकि जो है विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हो जाती हैं। तो ये मैंने बना रखा है सघन माध्यम। जैसे हो गया कांच, वायु के सापेक्ष में कांच सघन माध्यम है, और वायु कैसा माध्यम हो गया यहाँ पे? विरल। तो इस चित्र में मैंने बनाया हुआ है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। तो जो भी कोण बना, आपतन कोण बना इसमें विरल माध्यम में, सघन माध्यम में आप देख रहे हैं अपवर्तन कोण कम हो गया। ध्यान से समझिए, ये प्रकाश की किरण जा रही थी, जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश किया इसका रास्ता ये हो गया, जबकि इसका रास्ता ये होना था जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की ओर आ गई है, ये देखें अभिलंब की ओर आ गई है। तो जब भी अभिलंब की ओर झुकती है तो यानी कि वो सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम हो जाती है और प्रकाश जो है अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस तरह से यहाँ पे है कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। सघन माध्यम में ये देखिए प्रकाश की किरण का रास्ता है, वैसे इसका ये वाला होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये विरल माध्यम है तो प्रकाश अभिलंब से दूर हो गया, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आपतन कोण ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो
सघन और विरल माध्यम, ये ध्यान रखें, ये प्रकाशिक सरल और विरल माध्यम की बात हम कर रहे हैं। इसका द्रव्यमान के घनत्व से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है जो उसमें ज्यादा घनत्व रखता हो इसमें कम घनत्व रखता हो, तो इसलिए यहाँ पे प्रकाशिक, विरल और सघन माध्यम की बात याद रखनी है। अब बात आती है कि अपवर्तन का कारण क्या होता है। अपवर्तन का कारण है प्रकाश की चाल का विभिन्न विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना। तो प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसीलिए प्रकाश अपनी ओरिजिनल रास्ते से विचलित हो जाती है। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल में तो परिवर्तन हो जाता है, उसके तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, परंतु उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन में 2 नियम थे, बिल्कुल वैसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। और पहला नियम बिल्कुल उसी आधार पर है। ये चित्र बना हुआ है जिसमें ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से दिखाया जाता है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको भी यहाँ पे आर से ही दिखाया जा रहा है। वहां परावर्तन कोण कहते थे, यहाँ अपवर्तन कोण कहते हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस समय हमारी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब इस आपतन बिंदु पर तीनों इस व्हाइट बोर्ड पर ही है, व्हाइट बोर्ड के तल पर है। दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ये 2 माध्यम दिखाए हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आइए इसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल के नियम से जानते हैं। तो दूसरा नियम हमारा था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यहाँ पे हमारी प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है। इस नियतांक को, ये नियतांक क्या होता है? ये नियतांक है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यानी कि हम साइन आई अपॉन साइन आर को लिख सकते हैं, ये n अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है और 2 यहाँ लिखने का मतलब है प्रकाश पहली माध्यम से दूसरी में जा रही है, तो ये निकल रहा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर विल बी n to 1, 2 में जा रही है 1 की देखते। कुछ किताबों में इसकी जगह ऐसे भी लिखा रहता है, n to 1 लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब भी यही है, 2 पहले लिखा हुआ है यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकल रहा है किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं 1n2 के लिए आपका फॉर्मूला हो गया। एक्चुअली क्या है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के साथ में ये संबंध दिखा रहा है। ये है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माना वो v1 है, बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माना वो v2 है। अब इसी तरह, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम, यानी कि प्रकाश अभी तो जैसे ये आपतित किरण थी और ये अपवर्तित किरण थी, अगर हम इसको बदल दें, यानी कि अब माध्यम 2 से माध्यम 1 की तरफ किरण जाए, ये आपतित किरण बन जाए और ये अपवर्तित किरण बन जाए, तब हमारा जो अपवर्तनांक है, यानी कि ये जो स्नेल का हम नियम पढ़ रहे हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, वो कैसे बदल जाएगा। जरा सा
अब निकलेगा क्योंकि प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले में जा रही है, जिसमें जा रही होती है उसका अपवर्तनांक निकलता है। तो अब निकलेगा प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष में बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि दूसरे माध्यम की पहले के सापेक्ष जस्ट उल्टी है पहले माध्यम की दूसरे के सापेक्ष। यानी कि अगर मान लीजिए अगर कहीं हमें दिया गया है कि कांच को हम जी से ग्लास लिखते हैं, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में 3/2 है और कोई हमसे पूछता है कि वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष बताइए, तो हम लिख सकते हैं ये होगा 2/3। ठीक है, ये इसी नियम से निकल के आया है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के नियम से। अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर माध्यम 1 हम निर्वात कर दें, यानी कि निर्वात, या ज्यादातर लोग वायु ले लेते हैं, वैसे निर्वात होना चाहिए। जब वायु निर्वात से, प्रकाश की किरण निर्वात से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष में निकाला जाता है। इसको ही हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि ये माध्यम 1 हो जाना चाहिए निर्वात, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पहले पढ़ चुके हैं, और इसको हम लोग C से दिखाते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं माध्यम 2 का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। अब निर्वात को ज्यादातर लोग ए से लिख देते हैं, एयर करके लिख देते हैं, या कुछ भी नहीं लिखे, हम केवल N2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक निकल रहा है जो निर्वात के सापेक्ष में है। तो ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल C बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी माना V है। तो हम लिख सकते हैं N2 = C/V। ये लिखे होने का मतलब ही है, केवल N2 लिखा है तो इसका मतलब ही है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताया जा रहा है निर्वात के सापेक्ष में। ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष मतलब जिसमें पहला माध्यम निर्वात हो। उदाहरण जैसे हमें अगर लिख के मिला हुआ है NW = 1.33, यानी कि जल का अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। और अगर इस तरह से दिया हुआ है कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष में, GNW लिखा हुआ है, यानी कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष में 0.89 है, तो ये निरपेक्ष नहीं हुआ क्योंकि ये कांच के सापेक्ष में निकाला जा रहा है। इस प्रकार अब मैं आपको ये बताऊंगी, इससे हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे माध्यम का किसी पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में कैसे निकालते हैं। अगर हमें जल का कांच के सापेक्ष निकालना है तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर लिख देंगे, बटे का साइन लगा के कांच का अपवर्तनांक नीचे लिख देंगे। तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे लिख देते हैं। तो चाहे हम ANW लिखें या हम सिर्फ NW लिखें, यानी कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको आप इस उदाहरण से समझिए। जैसे अगर दिया गया है कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष में 3/2 है और जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में 4/3 है, और आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में निकालिए। कांच का निकालना है हमें जल के सापेक्ष में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कांच ऊपर और जल नीचे। इनके निरपेक्ष ऊपर लिख दिए ऐसे और इनके मान रख देंगे। तो मान रखने पर देखिए कांच का अपवर्तनांक था 3/2 और जल का अपवर्तनांक था 4/3।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2 गुणा ये ऊपर जाएगा 3/4, तो 9/8 आया। ये आया आपका कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में 9/8 आया। तो ध्यान ये रखना है, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको ऊपर रखना है और जिसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे रखना है। तो अब बात करते हैं प्रकाश की किरण की दिशा में कब परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कब अपवर्तन नहीं होगा। पहला, जब आपतन कोण 0 हो, यानी कि तब प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि प्रकाश किसी तल पर बिल्कुल लंबवत आकर गिरे। और जब लंबवत आकर गिर रही है तो आपतन कोण कितना है, 0 है, क्योंकि आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो किरण जैसे आई अभिलंब के थ्रू वैसे की वैसी ही एकदम स्ट्रेट बिना विचलित हुए निकल जाएगी। तो पहला, दिशा में परिवर्तन तब नहीं होता है जब आपतन कोण 0 हो, यानी कि प्रकाश की किरण तल पर लंबवत गिरे। दूसरा, यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी पहले माध्यम के जैसा ही हो, बिल्कुल बराबर हो, यानी कि प्रकाश को ये महसूस ही ना हो, एहसास ही ना हो कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई है। यदि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक सेम हो तब भी हमें ये अपवर्तन की प्रक्रिया दिखाई नहीं पड़ेगी। दैनिक जीवन में हम अपवर्तन की घटनाएं कहाँ कहाँ देखते हैं, हमें बहुत जगह दिखाई पड़ती है। एक बहुत कॉमन चीज है कि यदि जल में पानी में रखी स्केल या पेंसिल का टेढ़ा दिखना, आपको शायद दिख रही होगी, ये स्केल वैसे तो सीधी है लेकिन पानी पे जहां से मिल रही है, जिस तल जैसे ही पानी में एंटर कर रही है तो ये यहाँ पर टूटी हुई सी टेढ़ी लग रही है। ये क्रिया हो रही है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश इसकी किरण इस समय विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम जल में जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये दिख रहा है। दूसरा इसी प्रकार का हमें दिखाई पड़ता है यदि हम लिखे हुए अक्षरों पर, इस तरह के लिखे हुए अक्षरों पर, ये पेपर पे करने पर ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़ता है। अगर हम ये कांच का आयताकार गुटका रख दें और उसको देखें तो जिन अक्षरों पर ये गुटका रखा हुआ है वो ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा, पहले किसी बर्तन में सिक्का रखा है और जैसे ही आप उसमें पानी डाल दीजिए तो वो सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखने लगता है। ये सब होता है अपवर्तन के कारण। अब इसका किरण आरेख के द्वारा भी मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए ये स्केल है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमें जब भी प्रतिबिंब देखना हो कि कहाँ बनेगा, हमें किसी एक बिंदु से 2 प्रकाश की किरणें अवश्य निकालनी है, ताकि वो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जहां भी काटेंगी एक दूसरे को वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ पे मान लिया इस स्केल की टिप से 2 किरणें निकाल रहे हैं ये बाहर की ओर। पहली किरण ये जा रही है, ये सघन माध्यम है, जल है और बाहर वायु है, तो ये आके यहाँ पे मिली, यहाँ से निकली प्रकाश की किरण, यहाँ सतह पर पहुंची, यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा और जैसे ही वो जल से वायु की ओर जाएगी ये तुरंत अपने अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो ये थोड़ा फैल गई। सेम इसी तरह मैंने एक और किरण निकाली, वो भी जैसे ही सतह तक पहुंची, सतह के बाद ये अभिलंब से दूर हो गई। तो अपवर्तन के पश्चात मैंने जब इन किरणों को देखा, आगे तो कटने की कोई जगह ही नहीं क्योंकि आगे तो ये फैल रही हैं, तो हमने पीछे डॉटेड डॉटेड मिलाया तो ये पाया कि ये यहाँ कट रही है, यानी कि जो शीर्ष स्केल का यहाँ था वो हमें अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसी वजह से हमें जो स्केल है वो टेढ़ी या टूटी हुई सी दिखाई पड़ती है। प्रकाश का अपवर्तन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। दैनिक जीवन में तो हमने प्रयोग देख लिए, और जो हम लोग प्रैक्टिकल्स में करते हैं और सबसे ज़्यादा जिसमें देखते हैं वो है कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन। इसका हम लोग प्रयोग अपने प्रैक्टिकल में भी करते हैं। इसका यूज़ किया जाता है एक तो अपवर्तन के नियमों के सत्यापन के लिए, दूसरा अगर उसी के थ्रू हम लोग को कांच के गुटके का जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक भी निकालना होता है।
तो कांच का ये है आयताकार गुटका, इसमें ये आपतित किरण आ रही है। ये बाहर है वायु, ये कांच माध्यम हो गया, और ये है वायु। तो जो आपतित किरण आई वो जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब के पास हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब वो बाहर निकलेगी तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये देखते हैं, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। ये कोण और ये कोण बिल्कुल बराबर हुआ, क्योंकि ये आप देख रहे हैं अभिलंब खींचे हुए हैं दोनों, तो समानांतर रेखाओं के बीच बना हुआ एक अंतर कोण है। ये दोनों समान हुए, यानी अब इस किरण के लिए, इस सतह के लिए ये आपतन कोण बन गया, और ये बाहर जो निकला इस कोण को हम लोग नया नाम दे देते हैं। हालांकि इसका मान बिल्कुल आई के बराबर होगा, जो ये आई है और ई है आपस में मान में बराबर होंगे, बट ये ई यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस आकस्मिक कोण कहलाता है। तो ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये कहलाती है आकस्मिक किरण यानी इमर्जेंट रे। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ये कांच का आयताकार गुटका बीच में नहीं रखा होता तो ये जो प्रकाश की किरण है वो इस तरफ सीधी जा रही होती, उसका रास्ता ये होता। लेकिन इस आयताकार गुटके की वजह से इसमें अपवर्तन हुआ, इसका रास्ता बदल गया और इसने ये रास्ता चुना। तो आप देख रहे हैं ओरिजिनल रास्ते से और इसके अब जो इमर्जेंट किरण निकली है, आकस्मिक किरण निकली है, उसके बीच में अंतर आ गया है। तो दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको हम डी से दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन। तो पार्श्व विस्थापन क्या है? यह आपतित किरण और आकस्मिक किरण के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है। यह पार्श्व विस्थापन किन किन चीजों पर निर्भर करेगा वो मैंने लिखा हुआ है। गुटके की मोटाई पर समानुपाती है, यानी कि गुटका जितना ज्यादा चौड़ा होता जाएगा उतना ही ये डी यानी पार्श्व विस्थापन बढ़ता जाएगा। गुटका पतला हो जाएगा तो ये डी की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा है आपतन कोण पर, इसमें भी समानुपाती है, यानी कि यदि आई कम होगा तो ये डिस्टेंस डी कम होगा, आई ज्यादा तो वो भी ज्यादा। तीसरा है कांच के अपवर्तनांक पर। कांच, अब आप सोचेंगे कांच तो एक ही प्रकार का नहीं, कांच भी 3 प्रकार के मिलते हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास और एक क्वार्ट्ज ग्लास। तो इन तीनों के अपवर्तनांक भी अलग अलग होते हैं। तो जिस प्रकार का कांच का बना हुआ है ये गुटका, उस पर भी ये निर्भर करता है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो ये विस्थापन ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी समानुपाती है। और तीसरा प्रकाश के रंग पर, यानी कि ये किरण किस रंग की आ रही है, लाल रंग की है कि बैंगनी रंग की है कि अन्य किसी रंग की है। एक चीज अब आपको याद रखनी पड़ेगी, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो वो आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार प्रकाश के रंग पर ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अगर लाल रंग आएगा जिसका की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो ये डी कम हो जाएगा, और यदि बैंगनी रंग की किरण आएगी जिसका की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो लाल रंग की तुलना में डी का मान अधिक होगा। तो ये आपका है कांच के गुटके से अपवर्तन, और इस पर इससे प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो भी मैं अपनी अगली वीडियोस वगैरह में आपको समझाऊं। अब हम लोग बात करते हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो जैसा कि अब हम सब लोग जान ही चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अपने अभिलंब से दूर हो जाती है। तो जैसा कि ये 3 चित्र बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये कोई आपतन कोण है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो रही है क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है। यदि हम इस कोण को बढ़ाते जाएं, एक स्थिति ऐसी आती है, देखिए कि इतना बढ़ाया कि ये जो किरण है, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो है अपने अभिलंब से दूर होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये बिल्कुल सतह से होकर जाएगी। तो अगर आपतन कोण का मान इतना हो जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पर कि ये जो अपवर्तित किरण है वो बिल्कुल सतह से होते हुए जाए, तो इस आपतन कोण को हम C से भी दिखाते हैं और इसी को फिर हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तीसरा,
अगर यही कोण और बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, तो अब देखिए अपवर्तित किरण पहले इधर थी, फिर इधर हुई, फिर इधर हुई, फिर सरफेस से होकर गई, अब इसके बाद ये उसी माध्यम में चली जाती है, तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब आते हैं हम लोग पहले क्रांतिक कोण की परिभाषा पर। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यह भी एक अपवर्तन का विशेष केस है, स्पेशल केस है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, कंपल्सरी है। तो क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इस केस में जब हम क्रांतिक कोण पर कोई प्रकाश किरण गिरती है तो अपवर्तित किरण बिल्कुल सतह से होकर जाती है। तो ये हो गया आपका क्रांतिक कोण। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण को क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो प्रकाश विरल माध्यम में जाता ही नहीं है, बल्कि पूर्णतया सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस कंडीशन इसके लिए जरूरी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है 2 शर्तें। कौन सी 2 शर्तें बहुत जरूरी हैं? पहली, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लिया है। तो अब बात आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी तो आपतित किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जा रही है, तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में अंतर क्या है? बहुत अंतर है, वो अंतर मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे पहला तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, इसके लिए जरूरी है। और जबकि आप परावर्तन में देखते हैं सघन या विरल की कहीं बात नहीं आती है, सीधा एक मेन चीज आता है कि प्रकाश की किरण को किसी परावर्तक तल से टकराना आवश्यक है। दूसरा, यहाँ जरूरी है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जबकि आपने पढ़ा था परावर्तन में आपतन कोण का कोई भी मान हो, चाहे 10 डिग्री हो, 20 हो, 30 हो, तो भी परावर्तन होगा, यानी कि आपतित किरण उसी माध्यम में परावर्तित होगी, तो वहां आपतन कोण का कुछ भी मान हो सकता है। तीसरा, यहाँ आप देख ही रहे हैं इस नाम में पूर्ण शब्द लगा हुआ है। पूर्ण का मतलब ही हो गया कि जितनी प्रकाश सतह पर पड़ी वो पूरी की पूरी उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यानी संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, जबकि परावर्तन में प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग, जैसा मैंने सबसे शुरू में बताया था, अपवर्तित होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का सारा भाग परावर्तित हो जाता है। और इसी वजह से चौथा पॉइंट हो जाता है, परावर्तित किरण की तीव्रता अधिक होती है, इंटेंसिटी अगर हम देखें तो परावर्तित किरण की पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ज्यादा होती है, इसीलिए प्रतिबिंब भी अधिक चमकीला बनता है। जबकि परावर्तन में जो परावर्तित किरण की तीव्रता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा तो अपवर्तित हो गया होता है, तो इस वजह से परावर्तित किरण की तीव्रता, इंटेंसिटी कम होती है। अब आते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में हम बहुत जगह उपयोग देखते हैं, बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां हमें ये देखने को मिलता है। और सबसे प्रमुख उदाहरण है हीरे का चमकना। हीरा एक तरह से कांच का टुकड़ा है, लेकिन उसमें इस तरीके से उसको काट के इस तरीके से उसको उसके तल कर दिए जाते हैं ताकि जो उसमें कांच से वायु में आने वाला, सघन से विरल में जाना चाहिए, तो कांच से वायु में आने वाली किरण के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री होता है, केवल 24 डिग्री, जो कि बहुत कम है।
तो क्योंकि ये कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान बहुत कम है, तो जो किरण है वो अंदर ही आपतल सभी तलों पर बार बार परावर्तित होती रहती है, और उसमें से निकलने का, यानी निकलती तभी है जब कभी 24 डिग्री से कम हो जाए आपतन कोण का मान, तब बाहर निकलती, तो इसलिए वो हीरा बहुत अधिक चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा उदाहरण हमको देखने में मिलता है रेगिस्तान और ठंडे प्रदेशों में जो मरीचिका होती है। मरीचिका माने मिराज। जैसे रेगिस्तान, या जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, गर्मियों में अगर आप कहीं खाली सड़क पे जा रहे हो तो बहुत दूर हमें सड़क पर पानी होने का आभास होता है, इसको कहते हैं मरीचिका, जबकि वहाँ पानी नहीं है लेकिन हमें पानी जैसा दिखता है। इसी तरह ठंडे प्रदेशों में जो बहुत जहाज वगैरह हैं वो हमें नीचे ना दिखकर वो उनकी प्रतिबिंब हमें आसमान में दिख रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मरीचिका, मतलब जो चीज है नहीं परंतु वो दिखाई पड़ रही है। ये कारण, इन दोनों चीजों का कारण भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इस वजह से है क्योंकि रेगिस्तान में बहुत अधिक गर्मी होती है, और आप जानते हैं जहाँ ज्यादा गर्म हवा है वो विरल होती है और ठंडी हवा सघन होती है। तो विरल माध्यम नीचे होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सघन माध्यम होता जाता है, और जबकि ठंडी प्रदेशों में जस्ट उल्टा है, नीचे सघन माध्यम है और ऊपर धीरे धीरे विरल माध्यम होता है। तो वही सघन से विरल में जैसे ही प्रकाश जाएगा तो वैसे ही हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखेगा। अब आप इसको किताबों में और लिखा है डिटेल में, पढ़ के देखिएगा। इसी प्रकार कांच में पड़ी दरारों का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो आज आपने पूरा अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। इसमें एक चीज रह गई है, प्रिज्म से अपवर्तन। वो मैं, इसका जो अगला पार्ट है, पार्ट 11 है, उसमें प्रिज्म से अपवर्तन काफी डिटेल में समझाया जाएगा, तो मैं वहां पर बताऊंगी। पर एक मतलब इसका हिस्सा है प्रिज्म द्वारा भी अपवर्तन होता है। तो आज इस पूरे पार्ट में आपने अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया। इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हों आप उसको लगाएं, और जो कुछ फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे अवश्य पूछें।